Hello, everyone, and welcome to Manhit Mejari's fourth podcast. Today, we are going to talk about what is the physical impact of mental illnesses. Because there are many misconceptions. लोगों को लगता है कि mental illness मतलब सिर्फ it's all just thoughts, feelings, emotions. It's all in the mind. ऐसे काफी सारे myths है about mental illnesses. People don't know how physical mental illnesses actually are. So today we are going to deep dive into this is going to be the part one of what is the physical impact of mental illnesses, and we'll again have a part two of this. And today again we have with us Mrs. Nagma Zamir, who is a clinical psychologist who has done MPhil in clinical psychology from CIP Ranchi. Welcome, Nagma ji. We are so happy to have you here again. थैंक यू प्रियंका। सो आई थिंक आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है पेशेंट्स के लिए, बिकॉज हमें काफी कुछ सुनना पड़ता है क्योंकि ये इलनेसेस को काफी हद तक रियल तक नहीं माना जाता। तो सबसे पहले आई थिंक बहुत बिल्कुल। बेसिक मेरा पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी? कुड यू एक्सप्लेन अस द कनेक्शन बिटवीन बॉडी एंड माइंड? या श्योर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि लोग ऐसा समझते हैं माइंड इज अ डिफरेंट एंटिटी एंड बॉडी इज अ डिफरेंट एंटिटी, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। देयर इज अ इंटरकनेक्शन बिटवीन द बोथ माइंड एंड द बॉडी। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर होता है, बिल्कुल उसी तरीके से आवर ब्रेन इज अ सॉफ्टवेयर एंड आवर बॉडी इज अ हार्डवेयर। तो विदाउट सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, एंड विदाउट हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये बातें हैं, तो इस तरीके से ये दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं। देखिए, बेसिकली साइंटिफिकली अगर हम देखें कि बॉडी एंड माइंड में क्या कनेक्शन है, तो सबसे पहला कनेक्शन जो है वो है केमिकल। ठीक है, देयर आर डिफरेंट केमिकल इन आवर बॉडी। ब्रेन में अलग केमिकल्स हैं, बॉडी में अलग केमिकल्स हैं। ठीक है, बॉडी के केमिकल्स को हम हार्मोन कहते हैं, जिससे हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन के वर्क जो है वो रेगुलेट होते हैं। और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो ब्रेन के केमिकल्स हैं। ठीक है, तो हमारी हम जो भी फंक्शन कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, उसके लिए ये दोनों तरह के केमिकल्स, चाहे वो न्यूरोट्रांसमीटर हो चाहे वो हॉर्मोन्स हो, ठीक है, दोनों का एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में रिलीज होना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ही हम एक नॉर्मल कोर्स में हम कुछ भी वर्क कर पा रहे हैं, या हमारा बॉडी नॉर्मल कोर्स में वर्क कर रहा है। ठीक है, कोई भी हमारे बॉडी का कोई भी ऑर्गन वर्क कर रहा है, अगर अप्रोप्रिएट अमाउंट में हार्मोन रिलीज हो रहा है तो। ठीक है, तो एक तो ये केमिकल का कनेक्शन है। ठीक है, और जैसे हमने हार्मोन की बात की, तो जो मास्टर ग्लैंड जिसको कहते हैं, जिससे कि हमारा जो सारा हार्मोन सिक्रेशन कंट्रोल होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपने पढ़ा होगा शायद। यस, है ना, तो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है ब्रेन में। ठीक है, हाइपोथैलेमस के पास। तो और ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जो न्यूरोट्रांसमीटर का जो रिलीज है, एसीएच जो हम लोग कहते हैं, एसिटिलकोलिन। ठीक है, एसिटिलकोलिन का प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेशन ही डिसाइड करता है कि हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ठीक से फंक्शन करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कमांड करेगा तो हमारे डिफरेंट हॉर्मोन्स जो हमारे बॉडी में सिक्रेट हो रहे हैं वो सही मात्रा में सिक्रेट होंगे। है ना, तो इस तरीके से केमिकली ये इंटरकनेक्टेड है माइंड एंड बॉडी। दूसरा है हमारा कॉग्निशन लेवल। ठीक है, कॉग्निटिव एबिलिटी। कॉग्निशन में क्या क्या चीजें आ जा रही है? परसेप्शन आ जा रही है, लर्निंग आ जा रही है, मेमोरी आ जा रही है। ठीक है, ये सारी कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं। तो फोकस, हो कंसंट्रेशन। गया, इमोशंस, हाँ हाँ, कंसंट्रेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं, जैसे हम परसीव करेंगे उसी तरीके से हम थॉट प्रोसेस हमारा चलेगा। ठीक है, जैसे हम फील करेंगे वैसे ही हमारा थॉट प्रोसेस चलेगा, और ये हमारे बॉडी को इम्पैक्ट करेगा। अगर हम लो फील कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम सैड फील कर रहे हैं ड्यू टू एनी इम्बैलेंस ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है, तो वो उसका मैनिफेस्टेशन हमारे बिहेवियर लेवल पे दिखेगा कि दैट आई एम लो। हमारा फेशियल एक्सप्रेशन लो दिखेगा, हमारा जो फंक्शन है, बॉडी फंक्शन है, वो लो दिखेगा। ठीक है,
तो बिहेवियर लेवल पर वो मैनिफेस्टेशन हो रहा है। अगर हम खुश हैं तो वो भी बिहेवियर लेवल पे हो रहा है। पर हम खुश क्यों हैं? क्योंकि हमारा सिक्रेशन उस तरीके से चल रहा है। मान लीजिए कुछ गुड न्यूज सुनने को मिला, हम वो सुने, तो सुन करके एक पॉजिटिव थॉट जनरेट हुआ और हम हैप्पी फील किए, गुड फील किए, तो वो एक्सप्रेशन हमारे बिहेवियर में आया। ठीक है, हमने बिहेवियरली वो मैनिफेस्ट किया। ये तो नॉर्मल रेंज की बात हो गई। ठीक है, लेकिन अगर हम डिसऑर्डर लेवल पे बात करें, तो जैसे जिनको बाइपोलर है, ठीक हम्म। है, तो बाइपोलर में क्या है कि दो पोल्स हैं, कि एपिसोड्स चलते हैं कुछ महीने या कुछ दिनों तक या कुछ हफ्तों तक। जो पेशेंट है सैड रहेंगे या कभी बहुत एक्साइटेड होंगे। ठीक है, कभी हाइपर एक्टिविटी होगी, कहीं अंडर एक्टिविटी होगी। मेनिया एंड तो जहां क्रैश पे ना। एक्साइट, एक हाँ, एक मेनिया, तरफ मेनिया। डिप्रेशन एंड मोनिया, हम्म। जी, दीज आर दी टू पोल्स। मेनिया जिसमें कि हम ओवर एक्साइटेड होते हैं, और हम्म। डिप्रेशन जिसमें कि अंडर एक्साइटेड होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है कि ये क्यों हो रहा है, ओवर एक्साइटमेंट एंड अंडर एक्साइटमेंट? क्योंकि नॉर्मल रेंज में तो एक्साइटमेंट एंड सैड है, दिस इज द नॉर्मल रेंज। पर जहां पे ओवर और अंडर लग गया, वहां पर कुछ एक्सट्रीम की बात हो रही है ना? ये क्यों हो रहा है? न्यूरोकेमिकल के इम्बैलेंस से हो रहा है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से हम ओवर एक्साइटेड हो गए, तो वो चीजें हमारे मैनिफेस्टेशन, बिहेवियरल मैनिफेस्टेशन में आ गया। जैसे मेनिया में आप देख सकते हो कि जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है बेसिकली, वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बहुत टॉकेटिव होंगे, बहुत सबके बारे में बहुत चिंता करेंगे, बहुत शुभ चिंतक, माने एक्सेसिव, है ना? हम्म। वैसे तो चिंता हर कोई किसी का करता है, बट हम्म। यहाँ पे क्या होगा कि एक्सेसिव चिंता करना दूसरे का, या फिर बहुत अच्छी अच्छी चीजें बोलना, बड़ी बड़ी बातें करना। ठीक है, जो शायद उनका कॉन्फिडेंस लेवल चूंकि इतना बढ़ जाता है न्यूरोट्रांसमीटर के इम्बैलेंस की वजह से, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, तो उसमें वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं। जैसे कि हम तो देश को संभाल सकते हैं, हम तो प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं, ये एबिलिटी है हमारे पास। तो ये सब मेनिया में ये सारे फीचर्स आते हैं, इस तरह की चीजें। ठीक है, तो वही है कि इस तरीके से केमिकली और कॉग्निटिव बेसिस पर हम बॉडी और माइंड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, ये तो हो गया कि माइंड का कॉन्सेप्ट है कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हुआ, केमिकली कैसे वो बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, या हम्म। हमारा कॉन्सेप्ट थॉट लेवल पे, कॉग्निटिव लेवल पे चीजों को देखना, कॉन्सेप्ट हमारा जिस तरीके का है या फिर हम जैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से चीजें बदल रही हैं। ठीक है, वो बिहेवियरली मैनिफेस्ट हो रहा है। लेकिन जब हम बॉडी, जैसे मान लीजिए कि आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और वो गेम में आप काफी इंटरेस्टेड हैं, तो गेम खेलना क्या है, दिस इज अ बिहेवियर। ठीक है, और हम्म। आप उस गेम में काफी इंटरेस्टेड हैं, तो जब आप उसको खेलते हैं, तो खेल के आपको बहुत खुशी महसूस होती है। ठीक है, तो जो आप बॉडी के थ्रू कर रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं वो सिग्नल आपके ब्रेन को भेज रहा है, और तब आप खुश हो पा रहे हैं कि हाँ, हम अपने इंटरेस्ट की चीज कर रहे हैं और इतने अच्छे से कर पा रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो इस तरीके से इस दोनों में इंटरकनेक्शन है। बॉडी और माइंड बिल्कुल ही अलग अलग नहीं है, बिल्कुल एक सा, मान की एक ही एंटिटी है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द फिजिकल इम्पैक्ट when the हम्म। neurochemicals or neurotransmitters are not functioning हम्म। properly? तो जब न्यूरोकेमिकल और न्यूरोट्रांसमीटर लेवल पे ही जैसे हम बोलते हम्म। हैं केमिकल लोचा हो रखा है, तो when they are हम्म। not functioning properly तो उसका फिजिकल इम्पैक्ट क्या होता है? हम्म। बहुत सारे इम्पैक्ट है इसके। जैसे कि फिजिकल इम्पैक्ट में जो सबसे पहला जो हम लोग सिम्टम देखते हैं, ठीक है, अगर न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस हो रहा है और उसकी वजह से जो भी फिजिकल इम्पैक्ट हो रहा है, उसमें सबसे पहला बायोलॉजिकल इम्पैक्ट आता है। बायोलॉजिकल में तीन चीजें आती हैं: स्लीप, एपेटाइट एंड सेक्स। ये तीन चीजें आती है। तो अगर हम मेनिक फेज में हैं, तो हमारा भूख भी बढ़ सकता है, हमें अच्छी अच्छी चीजें खाने का मन कर सकता है। ठीक है, हम बहुत ज्यादा खाना खाएंगे। अगर हम डिप्रेशन में हैं, तो हमारा एपेटाइट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम रिड्यूस होता है, बहुत कम ऐसा केस होता है डिप्रेशन में जहाँ पे हम ज्यादा खाते हैं। नहीं तो मैक्सिमम ये होता है कि हमारा जो एपेटाइट है वो रिड्यूस हो जाता है। ठीक है,
स्लिप मेनिया में अगर कोई पेशेंट है तो उसका स्लिप एकदम से खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्लिप डिस्टर्बेंस। पता चलेगा कि पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास, वो कह रहे हैं 10-10 दिन से नहीं सोए हैं, ठीक है, फिर भी वो कर रहे हैं क्यों, ओवर एक्साइटेड है, ठीक है। तो स्लीप इस तरीके से इम्पैक्ट हो रहा है। डिप्रेशन में क्या होगा कि या तो स्लीप बढ़ जाएगा या स्लीप घट जाएगा। इसमें भी क्या होगा कि स्लीप नहीं आ नींद नहीं आ रही है लेकिन उससे हमें दिक्कत हो रही है। मेनिया में नींद नहीं आ रही है पर उससे दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि ओवर एक्साइटमेंट है, क्योंकि न्यूरोकेमिकल इस तरीके से रिलीज हो रहा है। और जब डिप्रेशन में नींद की कमी होती है तो हमारा शरीर सुस्त हो जाता है, लैक ऑफ एनर्जी फील होता है, वीकनेस फील होता है, इस तरह की चीजें फील होती है। या तो डिप्रेशन में नींद बहुत बढ़ जाएगी, ठीक है, कि दिन में भी सो रहे हैं घंटों घंटों और रात में भी सो रहे हैं लेकिन फिर भी वीकनेस फील कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा होता है सेक्स। डिप्रेशन में सेक्स जो होता है, जैसे सेक्स को हम लोग कहते हैं लिबिडो, माने कि सेक्स करने की जो इच्छा होती है उसको साइकोलॉजिकल टर्म में लिबिडो कहा जाता है। तो लिबिडो या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। तो मेनिया में खास करके लिबिडो इंक्रीज हो जाता है बहुत ज्यादा एक्सेसिव, और डिप्रेशन में लिबिडो डिक्रीज हो जाता है कि सेक्सुअल इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, उस तरफ रुचि ही नहीं जाएगी, वो सारे शब्द हमको सुनने का मन ही नहीं करेगा, ठीक है, उसके बारे में सोचने का मन नहीं करेगा। और अगर कोई ऐसा सोच रहा है या बोल रहा है, खास करके जब हस्बैंड वाइफ की बात आती है, कपल की बात आती है, उस टाइम में अगर किसी एक पार्टनर को डिप्रेसिव फेज में अगर वो हैं, तो उस टाइम में अगर उनका लिबिडो, ऑब्वियस है लिबिडो डिक्रीज कर गया है, तो इस वजह से उन लोग को भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि समझ नहीं पाते हैं, पार्टनर नहीं समझ पाते हैं कि ये इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हैं, जबकि ये उनका एक सिम्टम है कि उनको अंदर से ही रुचि नहीं हो रही है, इच्छा नहीं जागृत हो रही है, ठीक है। तो उनको ऐसे लगता है कि अगर पत्नी को ऐसा है तो उनको ऐसा लगता है कि ये बहाना बना रही है, ये नहीं चाहती है, इस तरह की चीजें उनके दिमाग में चलती है। और अगर हस्बैंड के साथ ऐसा केस है तो वाइफ को लगता है कि ये किसी और को पसंद करने लगे, इनका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो वो कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, जबकि वो हो एक सिम्टम केस पे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये इम्पैक्ट कर रहा है। उसके बाद और भी चीजें हैं, ये तो आपका हो गया बायोलॉजिकल, इस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर कॉग्निटिव लेवल पे भी इम्पैक्ट करता है, चीजें इम्पैक्ट कर रही हैं, जैसे कि हम चीजों को नेगेटिव वे में देखना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब नेगेटिव वे में देखना स्टार्ट करेंगे तो उसका सीधा इम्पैक्ट हमारे इमोशन, हमारे मूड पे पड़ेगा, ठीक है। या फिर हम बहुत ज्यादा दूसरे तरीके से देखने, जैसे हमने कहा कि मेनिया में कि ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है बंदा और ऐसी बातें करता है जो शायद वो नहीं कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉग्निटिव लेवल में, थॉट लेवल में चेंज आ जाता है, ठीक है। या फिर डिल्यूजनल हो जाता है क्लाइंट कि शक करना, जैसे शक की बीमारी हो जाती है ना, कि हमको कोई मारना चाहता है, हमारे कोई दूसरे लोग, दो लोग बात कर रहे हैं तो उसमें ऐसे लगेगा कि शायद हमारे बारे में ही बात कर रहे हैं, वो हम ही को देख के हंस रहे हैं, जबकि हो सकता है ऐसी कोई बात ना हो, ठीक है। हम्म। तो इस तरीके से उनके जब जब वो ऐसा सोचने लगेंगे, जब उनके कॉग्निशन में ये चेंज आएगा तो हम्म। क्या होगा, उनके बिहेवियर में भी चेंज आ जाएगा, ठीक है। तो अगला उस किसी के हमारे बारे में अगला नहीं बात कर रहा है, लेकिन अगर हमने ऐसा सोच लिया कि वो हम ही को देख के हंस रहा है, हम ही हम्म। के बारे में बात कर रहा है, तो हो सकता है कि हम उसके प्रति रूड हो जाए, तो हमारे बिहेवियर में एक नेगेटिव चेंजेस आ गया, ठीक है। तो हम्म। ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया। फिर कंसंट्रेशन बहुत बड़ा चीज होता है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते, हाँ। ठीक है। जब इस तरह की चीजें, नेगेटिव थॉट प्रोसेस एक्टिवेट हो चुका है, ठीक है, तो उसकी वजह से जो फोकस ऑफ अटेंशन है हमारा, आधा फोकस ऑफ अटेंशन तो हमारा उन्हीं सारी बातों पे है, तो हम जो भी काम कर रहे हैं उस पे हमारा फोकस ऑफ अटेंशन 100% नहीं होता, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन में प्रॉब्लम होने लगती है। और फिर चूंकि हम 100% फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कंसंट्रेशन हमारा कम है, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि हम छोटी छोटी सी चीजें भूल जाएंगे, ठीक है। तो फिर ऐसा फील करने लगते हैं पेशेंट कि हमें भूलने की बीमारी हो गई है, हम भूल रहे हैं सारी चीजों को, ठीक है, हम्म। जबकि भूल नहीं रहे हैं। चूंकि नेगेटिव कॉग्निशन में आप इन्वॉल्व हो चुके हैं, ठीक है, इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग चल रहा है, इतना रिमिनेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपका फोकस ऑफ अटेंशन 100% किसी काम पे नहीं है,
उस वजह से आप चीजों को भूल जा रहे हैं या कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी पढ़ाई को याद नहीं कर पा रहा है, या पहले वो 2 घंटे 4 घंटे बैठ के पढ़ लेते थे, अब 10 मिनट भी पढ़ना मुश्किल हो जा रहा है। ये सारी चीजें होती है, इस तरह का फिजिकल इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इंटरेस्ट डिक्रीज हो जाता है, इंटरेस्ट, लोगों से इंटरेस्ट कम हो जाता है, लोगों से बात करने की इच्छा खत्म हो जाती है, ऐसे लगता है बस अकेले पड़े रहो। क्यों? क्योंकि फिजिकल इम्पैक्ट में क्या आ रहा है कि वीकनेस लग रहा है, कमजोरी लग रही है, ठीक है, Fatigue. लथार्जी फीलिंग हो रहा है, फटीग है, लथार्जी है, ठीक है, तो उठ करके खुद का भी काम करने का मन नहीं कर रहा है, ठीक है, डेली लाइफ एक्टिविटी हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है, कि जो बेसिक चीज जो हमारी होती है हाइजीन मेंटेन, ठीक है, तो वो नहीं हो पाता है, हाइजीन मेंटेन नहीं कर पाते हैं, 5-5 दिन 10-10 दिन नहीं नहा पा रहे हैं, क्योंकि वो जील ही नहीं जी, आ रहा है कि अब जाके नहा लो, वो इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है। क्यों एनर्जी भी इंटरेस्ट नहीं नहीं आ है। रहा है? क्योंकि कॉग्निशन ही चेंज हो गया है ना, क्योंकि कॉग्निशन ही चेंज हो गया, डिप्रेशन में है तो कि अब तो कुछ बचा ही नहीं, सब कुछ तो खत्म ही हो चुका है, ठीक है, कि अब जीने का कोई फायदा नहीं, खुद को अगर कोई डिप्रेशन में है तो खुद को वर्थलेस फील करना, ठीक है, हेल्पलेस फील करना, होपलेस फील करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीलिंग है जो कि यहीं से स्टार्ट होता है। होपलेस, वर्थलेस तो सबसे लास्ट में आता है, होपलेस, हेल्पलेस एंड वर्थलेस। ये जब स्टार्ट हो गया फील करना, तो जब हम ऐसे फील कर रहे हैं तो हमारे अंदर जील कहाँ से आएगा कि हम उठ करके खुद के लिए भी कुछ कर लें, ठीक है, तो इस तरीके से हमारा डेली लाइफ एक्टिविटी हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, राइट। इंटरेस्ट, लोगों से बात करना कम हो जाता है, हम सोशली विड्रॉ होने लग जाते हैं, दूर होने लग जाते हैं लोगों से, किसी का फोन बज रहा है तो नहीं उठाएंगे, अभी मन नहीं कर रहा है, बज रहा है, घंटों बज रहा है फोन, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन विड्रॉ हो जाएगा। ये सारे इम्पैक्ट्स देखने को मिलते हैं बेसिकली। फिर इरिटेबिलिटी, गुस्सा, जो हम्म। कि बहुत प्रोमिनेंट है, डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स में आते हैं। इरिटेबिलिटी क्यों हो रही है? क्योंकि अंदर हम इतना फ्रस्ट्रेटेड हैं, हमारे माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है हम उसको सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से इतना फ्रस्ट्रेशन है कि वो फिर हमारे बिहेवियर मैनिफेस्टेशन में एज अ एंगर, आउटबर्स्ट या इरिटेबिलिटी निकल रहा है, हम्म। ठीक है। चीजें फेंकना, चीजें इधर उधर फेंकने लग जाते हैं, फिर यू नो हम्म अचानक से चिल्लाना, हम्म एंगर आउटबर्स्ट काफी सारे, इफ यू आर थ्रोइंग हम्म थिंग्स अराउंड, इफ यू आर लाइक हम्म बिना किसी रीजन के गुस्सा हो रहे हो, चिढ़ रहे हो, तो वो भी एक फिजिकल इम्पैक्ट होता है जब न्यूरोकेमिकल्स। हम्म 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 हम्म। तो ये सारी चीजें हैं जो कि चेंज हो जाती है। हम्म। मेरी एक्चुअली दादी को डिमेंशिया हुआ था ना, तो उनको तो ऐसा हुआ हम्म था कि उनको पैरानॉइड थॉट्स आते थे, और सिर्फ थॉट्स ही नहीं, मतलब उनको तो दिखता था कि कोई आके ऐसे हॉल में सो रहा है, कोई लिविंग रूम में सोया हुआ है, एंड जी। उनको एक्चुअली ये हम्म चीजें दिखाई देती है कि उनके डॉक्यूमेंट्स कोई चुरा के लेके गया, उसने वो डॉक्यूमेंट्स सारे जला दिए, हम्म एंड एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं हम्म हुआ होता था, बट इन लोगों को वो दिखता है, लेकिन दीज सिम्टम्स आर हम्म वेरी रियल फॉर द पीपल, उनके लिए वो एक्चुअली बहुत रियल है, बट एक्चुअल में यस। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ये पैरानॉइड थॉट्स में ये भी एक हाँ मैंने देखा है कि हाँ, नहीं ये बेसिकली ये जो दिखना है, ठीक है, हियरिंग वॉइसेस, हम्म, आवाजें आना कि कोई हमें कमांड कर रहा है कि तुम ऐसे कर दो, तुम ऐसे कर दो, या हमारे बारे में कोई कुछ बात कर रहा है, हमको सुनाई दे रहा है जबकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है, दीज आर दी हेलुसिनेशंस, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। एंड विजुअल हेलुसिनेशन, ठीक है, तो ऑडिटरी हेलुसिनेशन में हमें आवाजें सुनाई दे सकती है, या फिर आपका विजुअल हेलुसिनेशन में हमें लोग दिखाई दे सकते हैं, जानवर दिख, कुछ भी दिख सकता है हमको, ठीक है, तो जैसे हमारे पास मेनिक केसेस आते हैं, ठीक है, तो ऐसे आप किसी से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप मेनिक पेशेंट को बोलोगे कि साक्षात भगवान जी का दर्शन हुआ था, तो बोलेगा हाँ हाँ मैडम हुआ था तो उसे ऐसा लगता है कि अरे मैडम तो हमारी बातें पकड़ ली, है ना, लोग हम पे विश्वास नहीं कर रहे पर हमें तो भगवान जी साक्षात दर्शन देकर गए हैं, ठीक है, अगर मैनिक पेशेंट है तो उसके लिए ये बहुत ही सटल स्टेटमेंट है कि उससे वो पूछना कि तो साक्षात दर्शन हुआ कि नहीं, अगर पता करना है हमें कि इसको विजुअल हेलुसिनेशन आ रहा है कि नहीं, तो उसके लिए एक सटल स्टेटमेंट है, भगवान जी का साक्षात दर्शन हुआ आपको, तो जिसको हो रहा है हेलुसिनेशन वो खुश हो जाएगा, बोलेगा हाँ हाँ हमको तो देवी माँ दिखी थी, हमको तो शिव जी दिखे थे, वो बताएंगे बहुत एज अ रियल, मतलब कि जैसे होता है वो वैसे बताएंगे।
तो ये न्यूरोकेमिकल के चेंजेस से होता है। इसीलिए ना कि जब सीवियर है कोई भी केस, कोई भी डिसऑर्डर सीवियर स्टेट पर है, जहाँ पे साइकोटिक, इसको साइकोटिक सिम्टम कहते हैं बेसिकली, हेलुसिनेशन, डेल्यूजन, जहाँ पे पैरानॉइड डेल्यूजन्स आते हैं, ठीक है। तो अगर साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं किसी भी पेशेंट को, चाहे वो डिप्रेशन में आए, चाहे वो मेनिया में आए, ठीक है, या फिर किसी भी डिसऑर्डर में आए, ठीक है, वहां पे मेडिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेडिसिन से ही ये सिम्टम स्लो डाउन होगा, ठीक है, क्योंकि ये प्योर न्यूरोकेमिकल के चेंजेस से हो रहा है। ओके, तब मतलब सिर्फ थेरेपी या इससे कोई इनफैक्ट यू कांट इवन रीच दैट पर्सन परहैप्स इन दैट स्टेट, थेरेपी उन तक पहुंचेगी भी नहीं या शायद जब तक वो एग्जैक्टली, मेडिसिन नहीं लेंगी तब एग्जैक्टली, तक। एग्जैक्टली। तो वही, जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो हम उनकी सिवियरिटी देखते हैं कि हम्म। इनकी सिवियरिटी लेवल क्या है। अगर ये साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे हैं या फुल ब्लोन सिम्टम्स में हैं, तो हम्म। सबसे पहले उनको मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं कि आप इनको मेडिकेशन करवाइए, फिर 1 महीने के बाद हमारे पास लेकर के आओ, जब इनका सिम्टम थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा, जब ये हमको रिसीव कर पाएंगे, फिर हमारा काम स्टार्ट होगा। हम्म। ठीक है, अभी वो हमको रिसीव करने के स्थिति में नहीं है, मैं नहीं। अभी हम कुछ भी बोलेंगे वो नहीं समझ पाएंगे हमको, ठीक है। तो अभी इनको मेडिकेशन की जरूरत है, तो 1 महीना में स्लो डाउन हो जाएगा सिम्टम, उसके बाद फिर हमारा थेरेपी स्टार्ट होगा। हम्म। बताए। तो अगला क्वेश्चन भी इन्हीं के बारे में है, इन सिम्टम्स के बारे में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लिनिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिम्टम्स अभी क्लिनिकल लेवल पे चले चले गए हैं एंड मेडिसिन की जरूरत है ही, ऑप्शन ही नहीं है, एंड ये जो सिम्टम्स है ये हम्म साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, ये हम अपने माइंड से थेरेपी से कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हम्म क्लिनिकल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स। ओके, गुड क्वेश्चन। तो जैसे हम ये आपको बताएंगे एक चीज कि जब हम सिवियरिटी देखते हैं तो उसमें हम 5D देखते हैं। हम्म। 5D, ठीक है। ठीक। 5D में है डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिस्फंक्शन, डेंजर एंड ड्यूरेशन। डेवियंस, डिस्ट्रेस, डिस्फंक्शन, डेंजर एंड ड्यूरेशन। डेवियंस मीन्स कि एक बंदा नॉर्मल रेंज से कितना डेविएट किया है, क्या उसकी डेली लाइफ एक्टिविटी हैम्पर हो रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोगों का वही देखना होता है, यही पॉइंट आउट करना होता है कि डेली लाइफ एक्टिविटी में कितना प्रोडक्टिव है, कितना डेविएट हुआ है डेली लाइफ एक्टिविटी से, ठीक है। हम लोग जब पेशेंट आते हैं तो सबसे पहला चीज जो हम लोग पॉइंट आउट करते हैं बायोलॉजिकल सिम्टम, और दूसरा होता है कि कितना बंदा डेविएट हुआ है नॉर्मल रेंज ऑफ लाइफ से। तो वो नॉर्मल रेंज ऑफ लाइफ देखने का है कि डेली लाइफ एक्टिविटी, डेली लाइफ एक्टिविटी में जो बेसिक चीजें हैं, जैसे सेल्फ हेल्प हो गया, ठीक है, मतलब कि हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, बोलना पड़ रहा है या खुद से कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं बोलना नहीं पड़ रहा है, तो उस हिसाब से हम लोग डिसाइड करेंगे कि सिवियरिटी कितनी है, कितना डेविएट हुए हैं। 20% डेविएशन है, 30% डेविएशन है, 50% डेविएशन है, ठीक है। तो डेविएशन कितना, 20-30% डेविएशन है तो उसको इजिली कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा देखते हैं डिस्ट्रेस, कि जो भी चीजें, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके माइंड में, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है, जो नेगेटिव थॉट चल रहा है, उससे वो कितना डिस्ट्रेस्ड है। क्योंकि अगर बंदा डिस्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो जब हमारे पास, जब क्लाइंट आएगा, तो वो एक पॉइंट को पकड़ करके वो जाने तक वो पता नहीं कितनी बार उसी बात को बार बार बोलेगा कि हमें ये होता है, हम समझा रहे हैं, पर वो उसे ना समझ करके अपनी बात को बार बार वो रखता है। इससे समझ आता है कि उसमें डिस्ट्रेस कितना है, उसके साथ जो हो रहा, वो चीजें जो हो रही है उससे वो कितना डिस्ट्रेस्ड है, ठीक है। तीसरा है डिस्फंक्शन। डिस्फंक्शन मतलब कि डिस्फंक्शनल हम हो गए। डिस्फंक्शन में हम क्या देखते हैं, जो हमारा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। डेविएशन में देखते हैं बेसिक लाइफ एक्टिविटी, बेसिक लाइफ को मेंटेन करने के लिए कितना डेविएट हुए हैं वहां से, ठीक है। डिस्फंक्शन में जो मेन फंक्शन है, जैसे अगर स्टूडेंट है तो एकेडमिक, अगर प्रोफेशनल है तो प्रोफेशन, वहां पर आप किस परसेंटेज पे डिस्फंक्शनल हुए हो, वो भी मैटर करता है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, या एकेडमिक में
बिल्कुल ही डिग्रेड हो चुके हैं, अब एकदम इंटरेस्ट ही खत्म हो गया, बिल्कुल ही नहीं पढ़ रहे हैं, 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, ठीक है, तो वो कितने डिसफंक्शनल हुए उस लेवल पे देखते हैं। या फिर सोशल लाइफ में कितने डिसफंक्शनल हुए, ठीक है, ये भी एक मेन एरिया है। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, रिलेशनशिप, ये सब में कितना डिसफंक्शनल, कितना परसेंट पे डिसफंक्शनल हुए हैं, ठीक है। तीसरा है डेंजर। डेंजर का मतलब होता है कि लाइफ थ्रेटनिंग कोई सिम्टम तो नहीं है, ठीक है, ये डिसाइड करता है डेंजर। जैसे सुसाइडल अटेम्प्ट्स है या सुसाइडल आइडियाज पर है, ठीक है। अगर सुसाइडल अटेम्प्ट है तो वो डेंजर की कैटेगरी में चला जाएगा, ठीक है, फिर उसको प्रिकॉशन में रखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर सुसाइडल आइडिएशन है तो वो थेरेपी के थ्रू धीरे धीरे करके साइड हो जाएगा, ठीक है। आइडिएशन हो सकता है, आइडिएशन कॉमन है, ठीक है, लेकिन अगर अटेम्प्ट आ गया है तो वहां पे हम लोगों को ध्यान देना पड़ता है। फिर है ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन कितना है, कितने लंबे समय से हो रहा है, 10 दिन से हो रहा है, 5 दिन से हो रहा है, महीने दिन से हो रहा है, ड्यूरेशन के बेसिस पे डायग्नोसिस बनती है, ठीक है। जैसे स्किजोफ्रेनिया के लिए 1 महीने का ड्यूरेशन चाहिए, कि 1 महीना से ये सारी चीजें हो रही है तो ठीक है, अभी ये स्किजोफ्रेनिया हम डायग्नोसिस दे सकते हैं। अगर 15 दिन में पेशेंट आ गया हमारे पास तो उसको स्किजोफ्रेनिया हम नहीं देंगे, उसको हम साइकोसिस, अनस्पेसिफाइड साइकोसिस लिख सकते हैं। लेकिन अगर 1 महीना के बाद आ रहा है तो हम स्किजोफ्रेनिया में कैटेगराइज कर सकते हैं कि हाँ ये स्किजोफ्रेनिया, पैरानॉइड है या फिर डिसऑर्गेनाइज्ड है या कौन सा स्किजोफ्रेनिया, वो हम लिख सकते हैं, या अनस्पेसिफाइड है, ठीक है। तो ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप आपका जो भी ये चीजें चल रहा है वो कितने दिनों से है, ठीक है। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा डिस्फंक्शनल, ड्यूरेशन के बेसिस पे भी डिस्फंक्शनैलिटी को देखा जाता है कि इतने दिन में इतना डिस्फंक्शन आ जाता है, आपका कितना है, वैसे करके वो चेक करते हैं। तो इससे जो क्लिनिकल सिम्टम्स जो है, पहला तो ये 5 पॉइंट हम लोग चेक करते हैं सिवियरिटी लेवल चेक करने के लिए। 5Ds वो हम लोग किस चीज को चेक करने के लिए देखते हैं, फिजिकल, बेसिकली क्लिनिकल सिम्टम्स की सिवियरिटी ऑफ द क्लिनिकल सिम्टम्स, ठीक है। अब क्या है कि साइकोलॉजिकल सिम्टम क्या, व्हाट आर दी साइकोलॉजिकल सिम्टम। तो बेसिकली साइकोलॉजिकल सिम्टम जो है वो थॉट प्रोसेस पे है, ठीक है। साइकोलॉजिकल और प्योर साइकोलॉजिकल, उसका उसका मैनिफेस्टेशन दूसरे तरीके से हो रहा है। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स क्या है, एनी टाइप ऑफ फियर, such as the fear of losing things, fear of losing someone special, fear of dying, fear of losing control, fear of going mad, ठीक है, fear of failure। तो ये जितने टाइप के fears हो गए, ठीक है, या फिर आई एम अनेबल टू डू एनीथिंग, तो ये जो भी साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो सेल्फ रिलेटेड है या दूसरों से रिलेटेड है नेगेटिव वे में, ठीक है, तो ये सारे बेसिकली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि लेकिन दोनों ही अलग अलग सिम्टम्स हैं। क्लिनिकल सिम्टम्स जिसका कि मैनिफेस्टेशन बिहेवियर लेवल पे हो रहा है, ठीक है, और साइकोलॉजिकल सिम्टम्स अलग हैं जो माइंड में है, ठीक है। लेकिन साइकोलॉजिकल सिम्टम कभी कभी हमारे क्लिनिकल सिम्टम को एग्जेजरेट कर देते हैं, सच एज कि जैसे पैल्पिटेशन, पैल्पिटेशन क्या है, इट इज अ क्लिनिकल सिम्टम, पैनिक अटैक क्लिनिकल सिम्टम है, ठीक है। लेकिन अगर हम किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जाने से पहले अगर साइकोलॉजिकल सिम्टम आ गया कि ना आई एम गोइंग टू मैट, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि पैनिक अटैक जो आने वाला शायद नहीं था वो भी आ जाएगा, ठीक है, वो आ सकता है। दैट सिम्टम इज रियल, जो अटैक आएगा दैट इज रियल, बट वो एग्जेजरेट कैसे हो गया, थ्रू साइकोलॉजिकल सिम्टम। साइकोलॉजिकल सिम्टम जैसे ही आया, फियर ऑफ गोइंग टू मैड और फियर ऑफ लूजिंग और फियर ऑफ डाइंग, तो उससे क्या हुआ, एंटिसिपेटरी एंजाइटी एक होता है, वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी बढ़ जाता है कि हम एंटिसिपेट कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो उस एंटिसिपेटरी एंजाइटी की वजह से जो जो भी फिजिकल सिम्टम्स, क्लिनिकल सिम्टम्स हमारे आ रहे हैं उसका परसेंटेज बढ़ जाएगा। जबकि हो सकता है, सपोज मान लीजिए एक एग्जांपल दे रहे हैं कि आपको स्टेज पे परफॉर्म करना है, ठीक है, तो अगर वो एंजाइटी होगी, वो किसी को भी एंजाइटी होगी, नॉर्मल लोगों को भी एंजाइटी होगी कि थोड़ा सा नर्वसनेस को फील करेंगे, थोड़ा पैल्पिटेशन बढ़ जाएगा, दिस इज वेरी कॉमन थिंग कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा एक्टिवेट हो गया। क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम किस टाइम पे एक्टिवेट होता है,
जब ऐसा कोई इमरजेंसी सिचुएशन होता है, ठीक है, या इस तरह का कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हम एंटर करने वाले हैं, तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो वो एक्टिवेट हो गया, तो ये बहुत ही नॉर्मल सा सिम्टम्स है। लेकिन अगर यहाँ पे एंटिसिपेटरी एंजाइटी जनरेट हो कि हमने ये सोच लिया कि अब हम जाएंगे वहां पे और शायद हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, तो फियर ऑफ फेलियर आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो जब हम नहीं परफॉर्म कर पाएंगे तो लोग हंसेंगे या क्या बोलेंगे, वहां पे फिर एक सोशल एंजाइटी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उसके बाद जो फिर पैल्पिटेशन और जो अटैक आएगा वो काफी सीवियर हो जाएगा। वो क्लिनिकल सिम्टम्स है, ठीक है। जनरली ये उनको होगा जिनको सोशल एंजाइटी है, जिनको स्टेज फोबिया है। हर किसी को नहीं होगा। हमको आपको नहीं होगा कि हम लोग स्टेज पे जाएंगे और बेहोश हो जाएंगे या हमें पैनिक अटैक आ जाएगा। वहां पे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, और फियर ऑफ लूजिंग कंट्रोल, इस तरह की चीजें हैं वहां पे, ठीक। तो साइकोलॉजिकल सिम्टम को कंट्रोल किया जा सकता है। तो थेरेपी में बेसिकली अगर सोशल फोबिया या फिर स्टेज फोबिया या फिर सोशल एंजाइटी के लोग आ रहे हैं, तो हम एंटिसिपेटरी एंजाइटी पे काम करते हैं, जहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट बना हुआ है, एक फियर बैठा हुआ है, उस चीज को हमें निकालना होता है, उस पर काम किया जाता है। जब उस पर काम होता है तो धीरे धीरे करके जो फिजिकल जो क्लिनिकल सिम्टम्स है वो कम होने लग जाते हैं। तो यही है कि साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो साइकोलॉजिकल है, जो कभी कभी हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स को एग्जेजरेट कर देते हैं, लेकिन हर हर किसी में नहीं होता वो चीज। जो डिसऑर्डर में है, जो डायग्नोस्ड है पहले से, जिनको प्रॉब्लम है, महीनों से चीजें चल रही है, सालों से चल रही है, जिनको सोशल एंजाइटी सालों से है, उनको वो फेंट हो सकते हैं। पर जिनका डायग्नोस्ड कंडीशन नहीं है, ठीक है, या जिनको सोशल एंजाइटी नहीं है, तो वो कभी फेंट नहीं करेंगे स्टेज पे जाकर के या सोशल सिचुएशन में जाकर के। लेकिन जो डायग्नोस्ड है या उनको डायग्नोस्ड नहीं भी है, तो शायद वो महीनों या सालों से इस चीज को डील कर रहे हैं। वो डायग्नोस्ड इसलिए नहीं है कि वो कभी हेल्प के लिए नहीं गए, है ना। तो इस वजह से कि ड्यूरेशन हम लोग जो चेक करते हैं कि ड्यूरेशन कितना है, कितने लंबे समय से हो रहा है ये सारी चीजें, 2 साल से हो रहा है, 3 साल से हो रहा है, कितने महीने से हो रहा है, कितने दिनों से हो रहा है, ठीक है। या डिस्ट्रेस कितना है, जो भी चीजें हो रही है उससे कितना डिस्ट्रेस्ड है, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्ट्रेस होंगे उनका उतना ज्यादा एंटिसिपेटरी एंजाइटी बनने की चांस बनेगी, ठीक है। कि अगर हम डिस्ट्रेस हैं अपने सिचुएशन को लेके कि हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है, काफी डिस्ट्रेस है हमें, तो क्या होगा कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन आएगा तो हो सकता है कि परफॉर्मेंस से पहले हमें वो एंटिसिपेटरी एंजाइटी हमारे अंदर जनरेट हो जाए और उसकी वजह से हमें क्लिनिकल सिम्टम्स आ जाए और हम स्टेज पे फेंट हो जाए, ठीक है। This is the part one of our podcast on the physical impacts of mental illnesses. एंड नेक्स्ट पार्ट 2 में कुछ और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम हैंडल करने वाले हैं। एंड नगमा जी फिर से हमारे साथ उसके लिए जुड़ेंगी। थैंक यू सो मच नगमा जी फॉर एनलाइटनिंग अस। थैंक Thank you for watching this podcast. I hope आपको कुछ ना कुछ मिला हो. Do like, share and subscribe to Manhit में जारी, and do share these videos with as many people as you can so that we bring about a mental health revolution. #Manhit में जारी. Thank you.